कंपनी और इसके फाउंडर का इनक्रेडिबल हिस्ट्री 19th सेंचुरी से शुरू होता है और एक लड़के से शुरू होता है जो दुर्भाग्य से एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो केवल खुशी का सपना देख सकता था। लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के आंचे नामक शहर में हुआ था। उनके पिता गरीब किसान थे। उस समय फ्रांस नेपोलियन वॉर से तबाह हो गया था और लुई के परिवार सहित कई किसानों को भुखमरी और बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा था। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लुई विटॉन के पास पिता के साथ खेत पर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शाम से सुबह तक वो फसल बोता और काटता था, जानवरों को पालता और जलाने के लिए लकड़ी जमा करता था। जब लुई 10 साल का हुआ तो उसका लाइफ और भी कठिन हो गया। उसकी माँ का निधन हो गया और उसके तुरंत बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लुई की सौतेली माँ उससे नफरत करती थी और उसने लुई के जीवन को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरकार लुई ने फैसला किया कि उसने बहुत दर्द सह लिया है। जब वो 13 साल का हुआ तो लुई चुपचाप फार्म हाउस से निकल गया और पेरिस चला गया। इस समय लुई के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाना। वह बस इतना जानता था कि उसे अपने परिवार को छोड़ना होगा। वह पैदल पेरिस की ओर निकल गया। रास्ते में अपने पेट भरने के लिए कई तरह के जॉब्स किए। सौभाग्य से लुई को आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के साथ अजीबोगरीब काम मिल गए, जिन्होंने उसे धातु, पत्थर, कपड़े और लकड़ी के साथ काम करना सिखाया। हालांकि वह अभी तक यह नहीं जानता था, लेकिन लुई अब वैल्यूएबल स्किल सीख रहा था जो उसे मॉडर्न लगेज का एक्सपर्ट बनाने और $1 अरब की लग्जरी ब्रांड बनाने में सक्षम बनाता। फिर भी उस समय लुई के पास अक्सर घर के लिए पैसे नहीं बचते थे और वह बेघर था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह जंगल में सोता था और अपने आप को गर्म रखने के लिए केवल उसके पास एक चादर थी। उस समय पेरिस के लिए पहली रेलवे लाइन अभी खुली थी। यात्रा अधिक सुलभ हो गई थी और सेवा उद्योग तेजी से बढ़ने लगा। कारीगरों ने रईस और समाज के उच्च वर्ग के सदस्यों के लिए कस्टमाइज्ड ब्रीफकेस बनाकर इसका लाभ उठाया। ऐसे लोग अक्सर पेंटिंग उपकरण और फर्नीचर के साथ यात्रा करते थे और उन्हें ऐसे बक्सों की आवश्यकता होती थी जो लंबे समय तक भारी वजन को झेल सके। उन्हें अपने नाजुक सामान को नुकसान से बचाने के लिए और उसे पैक करने के लिए विशेष कंटेनरों की आवश्यकता होती थी। चूँकि लुई कई कारीगरों के साथ काम कर रहा था, इसलिए वह बक्से और कंटेनर बनाना अच्छी तरह से सीख लिया था। फिर उसने फैसला किया कि उसे व्यापार में काम करना चाहिए। इससे उसे ज़्यादा पैसे और काम को अच्छे तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। इसी दौरान मंसूर मार्कल नामक एक कारीगर ने लुई को ट्रेनी के रूप में काम पर रखा। हालांकि इससे लुई को ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन सीखने की उसकी चाहत ने उसे उसके कामों में बहुत एक्सपर्ट बना दिया था। उसने जल्द ही व्यापार में निपुणता हासिल कर ली और मंसूर के ग्राहकों के बीच पसंदीदा बन गया। जल्द ही लुई विटॉन इतना लोकप्रिय हो गया कि फ्रांस की महारानी ने उसे अपनी निजी बॉक्स निर्माता नियुक्त कर दिया। महारानी के लिए 1 साल तक काम करने के बाद लुई विटॉन ने अपनी पहली शॉप खोलने के लिए पर्याप्त पूंजी और मान्यता प्राप्त कर ली थी। अब जब लुई विटॉन इस कला में माहिर हो गया था, वो अक्सर नए नए विचार अपने प्रोडक्ट्स में लेकर आता था, जिसे लोग पसंद करते थे, जो उद्योग के मानक को बदल देता था। उस समय बक्से चमड़े से बनाए जाते थे और हमेशा एक रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और ढक्कन एक गुंबद के आकार का होता था, ताकि बॉक्स के ऊपर अगर कोई लिक्विड गिरे तो उसे लेदर को कोई नुकसान ना हो और पानी चमड़े के अंदर ना जाकर बाहर गिर जाए और इस तरह बॉक्स को नुकसान ना पहुंचे। इस डिज़ाइन के कारण बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना संभव नहीं था और उन्हें ट्रेन में लेकर सफ़र करना एक कठिन काम था। इस समस्या से निपटने के लिए लुई ने नए मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और कैनवस नामक एक मटेरियल का खोज किया। चमड़े की तुलना में कैनवस हल्का, टिकाऊ और वाटर रेजिस्टेंट था। फिर उसने कैनवस को बेस मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने लगा, जिससे अब बक्सों को फ्लैट डिज़ाइन में बनाया जा सकता था और उसे लेकर ट्रैवल करना भी आसान हो गया था। लुई विटॉन के नए प्रोडक्ट ने मॉडर्न बॉक्स डिज़ाइन को जन्म दिया था। जबकि कस्टमर शुरू में इसके लाभ पर शक कर रहे थे, जल्द ही लुई का डिज़ाइन लोकप्रिय हो गया और एक सुंदर मस्ट हैव एक्सेसरीज के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद लुई ने मॉडर्न हैंडबैग बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय हैंडबैग्स लोगों के बीच ज़्यादा फेमस नहीं थी और लोग इसे कैरी करने में कतराते थे। उस समय लोगों का मानना था कि हैंडबैग भारी होता है और स्टाइल के लिए ये ज़रूरी नहीं है।
हालांकि लुई ने इसके विपरीत सोचा और कैनवस के साथ हैंडबैग बनाना शुरू कर दिया। लुई का डिज़ाइन तुरंत लोगों में पॉपुलर हो गया और कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनों की मांग करने लगे ताकि महिलाएं उन्हें अलग अलग मैचिंग कपड़ों के साथ पहन सके। आखिरकार लुई बढ़ते ऑर्डर को पूरा नहीं कर सका और उन्हें अपने बेटे जॉर्ज विटॉन से मदद मांगनी पड़ी। अपने पिता से सीखते हुए जॉर्ज ने भी नई आइडियाज़ पर काम किया, जिससे इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आए। जॉर्ज ने एक टम्बलर लॉक बनाया, जिससे ट्रंक को एक सुरक्षित तिजोरी में बदल दिया, जिससे कोई खोलना या चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। इससे पहले अधिकांश ट्रंक में ऐसे ताले होते थे जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। विटॉन का फैमिली बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन जल्द ही प्रोडक्शन बंद हो गया। युद्ध छिड़ गया था और बिजनेस ठप हो गया था, जिससे लुई विटॉन दूसरी बार बेघर हो गया था। जैसे ही फ्रैंको पर्शियन वार छिड़ा, लुई विटॉन और उनके परिवार को अपना घर छोड़ने और पेरिस में अपनी वर्कशॉप बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एक तंग आश्रम में रुकना पड़ा, जिसे उन्होंने हजारों अन्य रेफ्यूजीज के साथ शेयर करना था। भोजन इतना दुर्लभ हो गया था कि लुई का परिवार लगभग भूख से मर रहा था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो लुई अपने घर और वर्कशॉप में लौट आया। हालांकि लौटने पर उसने देखा कि उसका वर्कशॉप पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसके सारे सामान चोरी हो गए थे। हालांकि एक सच्चे योद्धा होने के नाते रोने के बजाय लुई विटॉन ने अपनी बची हुई सेविंग्स का इस्तेमाल किया और तुरंत अपनी वर्कशॉप को फिर से बनाया। एक नई दुकान खोलने पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय युद्ध के कारण प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर गई थी, तो लुई एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन का एक प्लॉट खरीदा। फिर से खुलने के कुछ महीने के भीतर उसका बिजनेस एक बार फिर से फूल फल रहा था और इस बार दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे थे। इसके साथ लुई को अब नए इनोवेटिव डिज़ाइंस को आजमाने की आवश्यकता थी। लुई विटॉन के नए डिज़ाइन हिट हुए और लोगों ने उसके एक्सेसरीज़ को स्टेटस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अलग दिखने और यह दिखाने के लिए कि वे कितने अप टू डेट रहते हैं। बढ़ती फेम और सक्सेस के साथ लुई विटॉन ने इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बढ़ती डिमांड से निपटने के लिए लंदन में एक दुकान खोलने का फैसला किया। इस विस्तार ने उनके क्लाइंटेल को बढ़ावा दिया, जिसमें बड़ी संख्या में राजघराने और बिजनेसमैन क्लास के लोग शामिल थे। जल्दी लुई विटॉन को एक ऐसे डिज़ाइनर के रूप में पहचाना जाने लगा जिसके प्रोडक्ट्स बड़े बिजनेसमैन और रॉयल फैमिली से आए लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसी वर्ष 1892 में अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी हुई और लुई विटॉन का 72 वर्ष की आयु में अचानक उनके घर पर निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण अननोन है। अब यह लुई के बेटे जॉर्ज पर निर्भर था कि वो अपने पिता की अधूरी बिजनेस आइडिया को आगे कैसे बढ़ाता है। ये कहानी थी एक ऐसे अंत की जो 10 साल का बच्चा कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन वो दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड को जन्म देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।